हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हिंदी माइनर 1 कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ में मैं उनके आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो काफ़ी एफर्ट लगता है इस चीज़ों में। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के साथ साथ में सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर करियर गाइडेंस हमेशा हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप और उद्देश्य बताइए। तो स्वरूप के बारे में पहले बात करते हैं। तो यह तार्किक, निश्चित अर्थ वाली, संक्षिप्त और औपचारिक भाषा है। ठीक है, तार्किक मतलब इसके पीछे रीजन होता है, इनका हर बातों का अर्थ होता है, ये शॉर्ट होती है और औपचारिक भाषा है। वस्तुनिष्ठता, तो इसमें भावनात्मकता के स्थान पर केवल तथ्य को प्रधानता देते हैं हम, यहाँ पे फीलिंग्स की जगह पे फैक्ट पे फोकस करते हैं। इसका प्रशासनिक उद्देश्य क्या है कि सरकारी कामकाज में इससे एकरूपता आती है और स्पष्टता भी आती है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और संप्रेषण, प्रशासनिक आदेशों और निर्देशों को जनता तक सटीक रूप से पहुंचाना इसका मेन लक्ष्य होता है। तो ये की पॉइंटर्स थे। अब कई बच्चे मैसेज करेंगे, सर इतना सा आंसर लिखना है क्या? जी नहीं, इन्हीं को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है अपनी ओन लैंग्वेज में, बट ये कीवर्ड उसमें होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पास होना चाहते हैं तो ये कीवर्ड ध्यान रखना, क्योंकि जो भी एमपी के अलग अदर यूनिवर्सिटी के या अदर शहर के बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है, उनसे एक ही मुझे जवाब मिला कि सर हिंदी की कॉपी स्ट्रिक्ट चेक हुई है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में मिस्टेक आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है, कार्यालयीन और सामान्य हिंदी में क्या अंतर है। यानी जो कार्यालयीन हिंदी है वो सामान्य हिंदी है, उसमें मुख्य अंतर बताना है। पहला है क्षेत्र। तो सामान्य हिंदी का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि अनौपचारिक है। जो कार्यालय में हिंदी उपयोग होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वो औपचारिक है, मतलब इसमें असीमित उधर सीमित। शैली, सामान्य हिंदी में मुहावरे और कल्पनाशीलता होती है, पर जो कार्यालय में हम हिंदी का उपयोग करते हैं वो नियमबद्ध होती है। अर्थ, सामान्य हिंदी में शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कार्यालयीन हिंदी में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। फिर व्यक्तित्वता, सामान्य हिंदी में लेखक के निजी विचार होते हैं, पर कार्यालय वाली हिंदी ये पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होती है। जब हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इसके पीछे भावना नहीं होती, तथ्य होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजभाषा और मानक हिंदी। अब देखिए बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में बिजी होते हैं, भाई ले लेना है स्क्रीनशॉट, टाइम देता हूँ उतना में, बट आप पहले समझ लो। राजभाषा, ये संवैधानिक रूप से वो भाषा है जिसका प्रयोग देश के प्रशासन, विधायी, न्यायिक कार्यों में होता है। और मानक हिंदी, यह वह परिष्कृत रूप है जिसे व्याकरणिक शुद्धता और एकरूपता के लिए स्वीकार किया गया है। स्वीकार्यतः मानक हिंदी का प्रयोग शिक्षा, साहित्य और शासकीय कार्यों में सर्वमान्य होता है। महत्व, राजभाषा प्रशासनिक आवश्यकता है और मानक हिंदी भाषाई एकता का आधार है। तो ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में दोनों आ जाएं या दोनों में से एक आ जाए। अगला प्रश्न है, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो पूरी तरीके से औपचारिक और विभागीय होते हैं, जिसमें मैं का प्रयोग वर्जित है। इसमें मैं का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। शासकीय ने कि जो नॉर्मली हम सरकारी कामकाज या शासन में करते हैं। और अर्धशासकीय क्या होते हैं? ये व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने हेतु लिखे जाते हैं, इसमें मैं का प्रयोग अनिवार्य होता है। संबोधन, जो शासकीय पत्र लिखते हैं उसमें औपचारिक संबोधन होता है, लेकिन अर्धशासकीय में संबोधन व्यक्तिगत होता है। प्रयोग, शासकीय पत्र सरकारी कार्य हेतु उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। और अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं ये विशेष मामलों में जल्दी निपटान करने हेतु इनका उपयोग होता है। देखिए ये सारे ही क्वेश्चन में वही लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप एक दिन पहले पढ़ लो और पेपर अच्छा दे के आ जाओ। अब देखिए कुछ बच्चों का मेरे पास बाद में मैसेज आता है,
कि सर आप थोड़ा सा पूरा सिलेबस पूरे क्वेश्चन दे दो, 20-25 क्वेश्चन दे दो। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक दिन पहले बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, जिनके पास सीरीज़ भी नहीं होती है, ना कोई गाइड होती पढ़ने के लिए, जैसे मेरे वीडियो पढ़ के जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि पहले उन बच्चों को मैं पास करवा सकूं अच्छे नंबर से। बाकी जो बच्चे टॉपर हैं या जिनको जो साल भर पढ़ाई करते हैं, उनके पास तो बुक्स वगैरह अवेलेबल है, उनको तो मेरे क्वेश्चंस की भी नीड नहीं है, वो खुद से भी अच्छे पढ़ के नंबर ला सकते हैं। बट क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे वर्किंग प्रोफेशन वाले होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जिनकी फैमिली की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो गाँव में रहते हैं तो उनके पास ऑलरेडी इतने सारे वर्क होते हैं कि वो पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप समझिए, और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए ज़्यादातर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र क्या है, सर्कुलर क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, इसका महत्व क्या होता है। देखिए परिपत्र का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक ही सूचना बहुत सारे लोगों को देना होती है एक जैसी, तो उसके लिए जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं परिपत्र। तो परिपत्र वह पत्र है जो एक ही सूचना अनेक कार्यालयों या अधिकारियों को एक साथ भेजा जा सकता है। जैसे कि मान लो हमारा एक कार्यालय है और अब हम उसका एक नया ब्रांच खोलने वाले हैं। उस ब्रांच के बारे में हमको हमारे सारे कस्टमर्स को बताना है, जो हमारे मेन मेंबर्स हैं, या हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को बताना है। तो मैं सबको अलग अलग थोड़ा मैसेज लिखूंगा और सबके लिए कॉमन होगा ना। तो उस पत्र को बोलते हैं परिपत्र या सर्कुलर लेटर, जो एक जैसी इंफॉर्मेशन सभी को सर्कुलेट करने के लिए काम आता है। प्रशासनिक एक रूपता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न विभागों के बीच नीतिगत निर्णयों में एक रूपता लाना। जारीकर्ता कौन होता है, तो यह सामान्यतः उच्च अधिकारी या विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजता है। इसका महत्व क्या होता है, तो इससे समय और श्रम दोनों बचता है, ताकि एक ही संदेश एक साथ कई जगह पहुंचा सके, बार बार ना लेटर लिखने में टाइम लगे और ना ही उसको डिस्पैच करने में टाइम लगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिसूचना क्या है। देखिए मैंने सारे की पॉइंटर आंसर में लेकर आया हूं, जहां भी आपको अधिसूचना दिख जाए आपको ये आंसर लिखना है बस, है ना। तो परिभाषा क्या होती है, अधिसूचना सरकार द्वारा जारी एक राजपत्रित प्रपत्र है जो कानूनी सूचना प्रदान करता है। तो नोटिफिकेशन ये वो होता है सरकार इशू करती है जो हमें कानूनी सूचना प्रदान करता है। प्रकाशित करना, तो ये एक अनिवार्य सरकारी राजपत्र या गैजेट है, इसको उसमें प्रकाशित करते हैं। उपयोग, इसका प्रयोग नियुक्ति करने यानी कि लोगों को भर्ती करने, पदोन्नति यानी प्रमोशन करने, स्थानांतरण में ट्रांसफर करने, अवकाश या नए नियमों की घोषणा करने के लिए होता है। वैधानिकता, तो अधिसूचना सरकारी निर्णयों को कानूनी आधार प्रदान करती है और जनता को सूचित भी करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला टॉपिक है निविदा यानी टेंडर। तो सरकारी निर्माण कार्य या सामग्री क्रय के लिए आमंत्रित किए जाने वाली आधिकारिक सूचना निविदा है। टेंडर के बारे में आपने सुना होगा ना, रोड बनते हैं तो लोग कॉन्ट्रैक्टर टेंडर वगैरह लेते हैं, वो सब चीज़ें होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर विवरण, तो इसमें कार्य का स्वरूप, मात्रा, शर्त और समय सीमा लिखी होती है। प्रकाशन कौन करता है, तो यह आमंत्रण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बोली लगाई जा सके। जैसे कि मान लो सरकार ने कोई ठेका निकाला, कोई टेंडर निकाला, निविदा निकाली, और उसमें वो पेपर में डाल दी उन्होंने कि सरकार इसके लिए निविदा निकाल रही है। अब पेपर में देते हैं ताकि हर कोई इंसान उस पर बोली लगा सके, ये बोली गुप्त रखते हैं और जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती है उसको टेंडर मिल जाता है। उद्देश्य, निविदा का उद्देश्य होता है सरकारी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना और सबसे योग्य और किफ़ायती विकल्प चुनना। देखिए जो लोग सरकार को कम बजट में अच्छा काम करके देंगे सरकार उनको चूज करेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस विज्ञप्ति, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सरकारी निर्णय, नीतियों या महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मीडिया को देने हेतु जारी विज्ञप्ति है। मतलब जो भी सरकार डिसीजन लेती है, पॉलिसी बनाती है, जो मेन इंसिडेंट वगैरह होते हैं उनकी सूचना जो मीडिया को देने के लिए जो हम देते हैं, जारी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सरकार की सही जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना। सरकार जो भी एक्शन ले रही, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आम जनता को मिलना चाहिए, ये इसका मेन उद्देश्य है। प्रारूप, तो यह प्रेस के लिए एक संक्षिप्त यानी शॉर्ट और तथ्यपूर्ण संदेश के रूप में लिखी जाती है, यानी जो प्रेस है उनको शॉर्ट में और सारा फैक्चुअल डाटा मिल जाए।
उपयोग ये अफवाहों को रोकने के लिए और जनहित की योजनाओं का प्रचार करने में मदद करता है। देखिए प्रेस जो है ना, जैसे मान लो मोदी जी हैं या हमारे एमपी के मोहन यादव जी हैं, तो जब भी ये कोई नई पॉलिसी लेकर आते हैं, नई प्रोसीजर लेके आते हैं, नई नीति लेके आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अफवाह न फैले और जनता के पास उस चीज़ की सही जानकारी पहुंचे, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करवाते हैं। अगला है प्रारूपण किसे कहते हैं, ड्राफ्टिंग क्या होती है। तो किसी भी प्रशासनिक पत्र या दस्तावेज का प्राथमिक कच्चा रूप तैयार करना प्रारूपण होता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी लेटर लिखना है या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो डायरेक्टली मेन डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं हम, उसके पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रारूपण। गुण क्या होता है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये शॉर्ट में होता है, स्पष्ट होता है और उसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है, ये इसके लिए मेन है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें अनावश्यक विस्तार को हटा के जो मेन विषय वस्तु है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं। अब इसका महत्व क्या होता है, तो सही प्रारूपण प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, यानी सरकार सही डिसीजन मेकिंग कर सके उसकी तरफ फोकस करता है और गलतफहमी कम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब अगर आप 15-16 क्वेश्चन भी याद नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। इससे कम क्वेश्चन की उम्मीद मत करना क्योंकि उसमें सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है टिप्पण या नोटिंग क्या होता है। तो विचाराधीन मामले के निपटान हेतु फाइल पर लिखी गई राय या निर्णय प्रक्रिया टिप्पण है। यानी कोई भी मामला है जो विचाराधीन है, उसमें विचार चल रहा है, तो जो भी फाइल के ऊपर राय लिखते हैं ना या निर्णय प्रक्रिया, उसे टिप्पण कहते हैं, नोटिंग। यह पत्रावली या फाइल पर लिखे गए उन सुझावों का समूह होता है जो निर्णय तक पहुंचने में हेल्प करती है। हमारे सही निर्णय क्या लेना है उसके लिए हम इन सुझावों को पढ़ लेते हैं। आधार टिप्पण जो भी लिखते हैं अपन नोटिंग, ये तथ्य के ऊपर, नियमों के ऊपर या इसके पहले जो पूर्ववर्ती डिसीजन हुए थे उनके ऊपर आधारित होता है। महत्व, यह प्रशासनिक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व यानी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड करने में एक आवश्यक प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका लाभ बताना है। तो परिभाषा, मूल विस्तृत पाठ के मुख्य विचार को बनाए रखते हुए उसे 1/3 शब्दों में लिखना संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जाम में बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया, उस पैराग्राफ को आपने पूरा रीड करा और मैंने बोला इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इस, जैसे मान लो कि वो अगर 12 लाइन में है तो मैंने बोला इसका 1/3 यानी 4 लाइन में मुझे पूरे पैराग्राफ का सारांश चाहिए और उसमें सारी मुख्य बातें होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। प्रक्रिया क्या होती है, तो उसमें जो फालतू का विस्तार होता है, दृष्टांत होते हैं या कोई वर्ड बार बार आते हैं तो उनको हटा देते हैं। लाभ क्या होता है, तो यह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कम समय में महत्वपूर्ण सूचना पढ़ने में सहायक होती है। अब अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं तो हम शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ के भी काम ले सकते हैं। स्पष्टता, संक्षेपण करते समय मूल पाठ का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाषा इजी होना चाहिए। जैसे मेन पैराग्राफ बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है, तो आप उसकी शॉर्ट समरी संक्षेपण इजी और आसान भाषा में लिख दो। अगला है देवनागरी का मानकीकरण, यूनिकोड। देवनागरी के यूनिकोड मानकीकरण से कंप्यूटर पर फॉन्ट्स की समस्या समाप्त हो गई है। आप जानते हो देवनागरी लिपि में जो भी बच्चे कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करते हैं उनको जानते होंगे। वैश्विक मंच, मानकीकरण के बाद हिंदी इंटरनेट और वेब ब्राउज़र पर पूरी तरह सुलभ हो गई है। अब इजीली आप हिंदी पे भी सर्च कर सकते हो कोई भी वेब ब्राउज़र पे। तकनीकी विकास, इसके कारण अब मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे एक समान हिंदी लेखन संभव है। मोबाइल पे भी हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं इजीली, लैपटॉप पे कर सकते हैं। महत्व क्या है, तो यह हिंदी को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में हिंदी। आपको ई गवर्नेंस में हिंदी के महत्व के बारे में लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है, इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जनता तक डिजिटली पहुंचाना ई गवर्नेंस होता है, जिसकी मदद से आजकल आप देखते हैं अलग अलग, जैसे एमपी गवर्नमेंट में भी हमारे पास एमपी ऑनलाइन पोर्टल होता है, ऐसे अलग अलग पोर्टल होते हैं ताकि सरकारी सेवाओं का हम लाभ उठा सकें इंटरनेट की मदद से। अलग अलग एरिया के भी, जैसे नगर पालिका के भी ई पालिका है ना, तो अपन आजकल ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट का काम भी हो गया है, नगर निगम का काम भी हो गया है। लोक सुलभता, हिंदी के प्रयोग से ये सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों
और आम जनता के लिए सरल हो गई हैं, क्योंकि हिंदी में होती है तो इसलिए सभी लोग इसका लाभ ले पाते हैं। प्रभाव, इससे सरकारी कार्यालयों की फाइलों में पारदर्शिता आई है और कार्य भी तेज हो गया है। विकास, ई गवर्नेंस हिंदी भाषा के माध्यम से डिजिटल इंडिया के विजन को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा था ना, डिजिटल इंडिया हम बन नहीं पा रहे थे क्योंकि हिंदी की प्रॉब्लम थी, बट जब से अब ई गवर्नेंस को हम हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो ग्रामीण स्तर है या जमीनी स्तर है वहाँ पर भी हम ई गवर्नेंस का फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया। लेखन, ब्लॉगिंग हिंदी में वैचारिक लेखन, साहित्य और अनुभव साझा करने का एक नया सशक्त मंच बन गया। देखो जो भी ब्लॉगिंग लिखते हैं, ये ना ब्लॉगिंग लिखना है ना, वो ब्लॉग बनाना वाले का नहीं बोल रहा हूँ मैं। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके विचार है, थॉट्स प्रोसेस है, आप उनको लिख के अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया से फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पे भी आजकल हिंदी का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है और जन संवाद सुगम हो गया है। आजकल आप देखते हैं हर चीज़ें आपको सोशल मीडिया से इजीली मिल जाती हैं। सामुदायिकता, ये माध्यम हिंदी प्रेमियों को एक डिजिटल समुदाय से जोड़ने का कार्य करता है। आज आप देखिए बुजुर्ग लोग भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं ताकि उनको देश और दुनिया की खबरें वहां से मिल जाती हैं। जागरूकता, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी में जन जागरूकता अभियान और सूचनाओं का प्रसार करना बहुत आसान हो गया है। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जो यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से चल रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से चल रहे हैं, जो लोगों को छोटे छोटे एरिया की खबरें भी दे देते हैं आसानी से। 15 है प्रूफ शोधन या प्रूफ रीडिंग क्या होती है। परिभाषा, तो जब भी आप कोई लिखित सामग्री को प्रकाशित करते हो तो उसके पहले वर्तन यानी स्पेलिंग, व्याकरण और विराम चिन्ह की गलती सुधार लेते हो, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहे। प्रक्रिया, इसमें मुद्रण संबंधित अशुद्धियों को चिन्ह या प्रूफ मार्क के माध्यम से सुधार लेते हैं अपन। और प्रभाव क्या है, प्रूफ शोधन से लिखित सामग्री का अर्थ स्पष्ट होता है और त्रुटिहीन सूचना मिलती है। कई बार क्या होता है, देखो लिखने में, टाइप करने में हो सकता है छोटी मोटी एरर हो जाए, तो प्रूफ रीडिंग करने से एक बार और वो क्लियर हो जाती है ताकि हम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा पाएँ। कई बार नहीं लिखना था, नहीं छूटी गया, तो मीनिंग चेंज हो सकता है ना, तो प्रूफ रीडिंग करना बहुत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। स्पीच टू टेक्स्ट, यह तकनीक बोलकर टाइप करने की सुविधा प्रदान करती है जो कार्य को तेज बनाती है। आपको पता ही है, तो आजकल आप क्या करते हो, गूगल पे कुछ सर्च करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, बोल देते हो, ऑटोमेटिक टाइप करा हुआ आ जाता है वहाँ पे, तो इससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच, ये लिखित सामग्री को कृत्रिम आवाज में पढ़कर सुनाने वाली सुविधा होती है। ये भी आजकल बहुत चल रहा है। आपने स्क्रिप्ट लिख दी और एआई से बुलवा दिया, तो आजकल जो बहुत सारे ऐड चल रहे हैं या न्यूज़ चलती है उसमें क्या होता है, एआई बोल देता है। उपयोगिता, दिव्यांगजनों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में इन तकनीकों का महत्व बहुत बढ़ गया है आजकल। खास करके जो दिव्यांगजन है या जिनको बोलने की समस्या है, वो लिख देते हैं और एआई से बुलवा देते हैं अपनी बात, तो काफ़ी आसान हो गया उनके लिए। भविष्य, ये तकनीक भाषा के कंप्यूटरीकरण को सरल बना रही है, यानी जो ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो भाषा के कंप्यूटरीकरण को सरल बना रही है और सूचना मतलब अपन बोल रहे हैं कि हर एक लोगों तक पहुंच पा रही है। तो ये थे टॉप 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पर अभी तक कुछ बच्चों ने लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो। हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, प्लीज़ कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी रात का टाइम है पढ़ने के लिए, सुबह भी एक बार सुन लो और जाके पेपर दे आओ, कोई टेंशन नहीं है।